औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा हाफिज़ एजाज़ अहमद साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अतीक अहमद खां साहब, मेरे साथी रुकने असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब, फैसल साहब, तफसीर साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक अहमद खां साहब के हक़ में दस्तबरदार होने वाले शेख महबूब साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात और इंतखाबी सरगर्मियां अपनी आखिरी मराहल में हैं। कल का एक दिन और परसों 5 बजे इंतखाबी सरगर्मियां अपने अख्तिताम पर आएंगी और महाराष्ट्र की आवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और इस इंतखाब में कामयाब होने वाले अपने हलक़े के नुमाइंदे बनकर अपने हलक़े की आवाम के मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। और आपने भी इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज से लेकर आज तक बहुत सारे कायदीन के तकारीरों को सुना, उनके ऐलानात को सुना, उनके तयख्खुनात को सुना, उनके वादों को सुना। आपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन के तकारीर को भी सुना। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन ने आपके सामने जो रखना था खुल कर रखा और ये बात भी एक हकीकत है कि 15 साल पहले भी इस इलाके में ऐसा ही धुआं था जो आज है। 15 साल पहले भी ऐसी ही बदबू थी जैसी आज है। 15 साल से मसाइब व मुश्किलात को झेलते हुए आप हर वक्त इस उम्मीद को मरने नहीं देते, इस तवक्को को मरने नहीं देते कि हमारी बस्तियों में भी खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, इस धुएं से आज़ादी मिलेगी, इस बदबू से आज़ादी मिलेगी, साफ शफाफ पानी पीने को मिलेगा और अच्छे टॉयलेट्स मिलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे और इर्रेगुलर जो बिल्डिंग है उनको रेगुलराइज किया जाएगा और हमारी बस्तियां भी तरक्की करेंगी और हमारी जिंदगियों में भी खुशहाली आएगी। तो सवाल ये है कि क्या आपकी उम्मीद, आपकी तवक्को पर
15 साल से जो आपके दरमियान में है, क्या उन्होंने इन धुओं को कम करने की कोई कोशिश की? इस पोल्यूशन का खात्मा करने की कोई मंसूबाबंदी की? कचरा जो बरसा बरस से फेंका जा रहा है, इस कचरे के लिए कोई मंसूबा बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया? इस कचरे को कम करने का कोई मंसूबा नहीं। इस कचरे के जरिए भी कुछ काम किया जा सकता था। क्या उसका काम के लिए कोई प्लानिंग की? क्या स्कूल और कॉलेजेस के लिए कुछ किया? तो सवाल ये है कि आज आपकी इतनी बड़ी तादाद में हमारे जलसों में शिरकत करना, हमारे सवालात का जवाब देना, इस बात की दलील है कि आप 15 साल की कारकर्दगी से, खिदमत से मुतमईन नहीं हैं। और आप की शमूलियत चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि इस मर्तबा आप तब्दीली चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, आप इस धुएं का खात्मा चाहते हैं, आप इस पोल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आप अपने बस्तियों में खुशहाली लाना चाहते हैं, आप अपने नौजवानों को ड्रग्स की लानत से बचाना चाहते हैं, ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं, मदरसों और स्कूलों को अच्छा करना चाहते हैं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने चलने फिरने के लिए रोड्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी इमारतें जो एक गरीब अपनी जिंदगी भर की मेहनत कमाई में से बचा बचा कर एक झोपड़ी, एक आशियाना जो बना लेता है, उस आशियाने को वो रेगुलराइज कराना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। और हम अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं? तब्दीली के जरिए एक काबिल, पढ़ा लिखा, आपका मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाया। और आपको यह भी बताऊं, 50% बच्चे गोवंडी में स्टंटेड हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, मतलब उनको ग़िज़ा तक नहीं मिल रही है। हद तो ये हो गई कि रहने को घर नहीं, सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और जब जरूरत के लिए जाना चाहता हूं तो जरूरत के लिए टॉयलेट्स भी दस्तयाब नहीं। इससे बदतर हालात क्या हो सकते हैं? इतने बदतरीन हालात में मैं एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों सलाम करता हूं आपके सब्र को, आपके जज्बे को, कि इतने मसाइल फिर भी आप हैं। यहां गोवंडी में रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और कहा कि यहां पर एक इंसान 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। अब आपके उम्मीदवार, आपके एमएलए साहब 70 बरस के हैं। काश के 15 बरस मुसलसल आते तो रिसर्चर्स के सामने हम इनके लंग्स को भी रख देते और बताते कि जरा देखो इनके लंग्स का क्या हाल है। 70 बरस की उम्र तक पहुंचना, यहां रहने वाला 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। फेफड़े खराब हो जाते हैं पोल्यूशन से, धुएं से की गंदी फिजा से,
बदबू से, लेकिन कोलाबा से आने वाला 70 बरस जीसा है। अब इनको अब हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। सही है ना? सही है ना? हम तब्दीली चाहिए। अब एक तरफ ये है तो एक और एक आए हैं पड़ोस से, और एक आए हैं पड़ोस से, घड़ी का निशान लेकर आए हैं। खुद तो तीसरी बात क्या कहेंगे? नहीं, तकसीम नहीं होना, और अगर 1, 2, 3 में बटेंगे तो वो जीत जाएंगे। समझ में नहीं आता भाई मुझे, इस इलेक्शन में बटेंगे कटेंगे बहुत चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन बांट रहा है, कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, कौन कट रहा है, ये नहीं बोलते। अरे मेरे भाई, अगर किसी के दिल में, किसी के जहन में अगर ये सवाल है कि अगर तकसीम होगी तो कोई और आ जाएगा, तो उन सबसे कह रहा हूं, तकसीम न करें, पतंग के निशान पर बटन दबाएं, मजलिस को कामयाब करें और अपने उम्मीदवार को भेज दें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मर्तबा आपने मौका दिया ना, दिया ना। वीडियो चलाए, 10 साल पहले अकबर साहब ऐसा बोले, देखो बोल रहे हैं। हां, 10 साल पहले जो बोला वो जब सही था, अब जो कह रहा हूं आज के हिसाब से ये सही है। जब तुम बाल ठाकरे से लड़ते थे, जब तुम शिवसेना से लड़ते थे, जब तुम मुंबई के फिसादात में आगे बढ़ते थे, जब तुम हमारे साथी बनते थे, लेकिन अफसोस कि आज तुम जिस बाल ठाकरे से जब लड़े थे, आज उसी बाल ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े हो। यही शिकवा है, यही शिकायत है। वो शिवसेना जिसने मुंबई के पुरअमन फिजाओं में नफरत की दीवारें खड़ी की और 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटा, आबरुओं को लूटा, आशियानों को खाक की ढेर बना दिया, बच्चों को ताड़ा और पोटा के नाम पे जेल में डाला। 900 हिंदुस्तानी, करीब 900 हिंदुस्तानी मरे थे 92 और 93 के फिसादात में। क्या बात गलत है मेरी? क्या श्री कृष्णा की रिपोर्ट में यह बात नहीं आई कि डायरेक्ट मुलव्वस थी? और आज आप उसी सेना से मिले हुए हैं, उसी ठाकरे के साथ हैं, और फिर कहते हैं मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी। अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी, आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता। समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुल के बोल सकते हैं,
बेटोक बोल सकते हैं। यही फर्क है। खुदारा समझो, समझो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान में हर किसी की आवाज है। रेड्डी की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, कम्मा की आवाज है, लिंगयात की आवाज है, यादवों की आवाज है। यहां पर हर किसी की आवाज है। वीर सावरकर की आवाज है तो गोलवारकर की आइडियोलॉजी और सोच की आवाज है, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की आवाज है, तो कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म और जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी आवाज है। अरे इस सियासी शोरगुल में अगर किसी की आवाज नहीं तो आपकी और मेरी, हमारी आवाज नहीं। जब तक हमारी आवाज नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं, जब तक हमारी मरकजियत नहीं, हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं, जब तक हमारे मसाइल पे कोई मुतवज्जो नहीं होता मेरे भाई। आज आप देखो, मैं 6 वक्त का एमएलए हूं, 6 वक्त, मगर आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अब मेरी उम्र 52 साल है, 52 है, 70 से पहले मैं भी छोड़ दूंगा भाई। मैं 70 में आया, चलना नहीं आ रहा, ठसके ले रहा हूं, हौले शौले बातें कर रहा हूं, उस नौबत तक नहीं आऊंगा। मैं हट जाऊंगा और एक काबिल, जोशमंद, होशमंद, संजीदा, मिल्लत का दर्द रखने वाले नौजवान को अपने कुर्सी पे बिठाकर मिल्लत की बागोदौड़ उसके हाथ पे देकर जाऊंगा। ये है, ये सोच होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। हर एक को जाना है, लेकिन जाने से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महफूज हाथों की तलाश, नेक और इखलास से भरे जज्बे की तलाश, नेक नियती शख्स की तलाश, सबको साथ लेके चलने वाले की तलाश, दरगुजर कर कर चलने वाले की तलाश, गरीब के दर्द को अपना दर्द समझने वाले की तलाश, और गरीबों के लिए जीने व मरने का जज्बा रखने वाले की तलाश, ये रहती है। लेकिन आज इख्तिदार का इतना हवस, इतनी ख्वाहिश के पैर खबरों में है, उम्र ऐसी जगह पर पहुंच गई कि ना मालूम कि कब अल्लाह से बुलावा आ जाए, लेकिन मरते मरते भी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, मरते मरते भी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। पूरे इखलास से काम करो, मैं अपने उम्मीदवार से कहूंगा, पूरे खुलूस से काम करो, पूरी दियानतदारी से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो। इन गरीबों के दुख को समझो। लोगों ने इन गरीबों को हसीन ख्वाब दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाए। अरे ये लोग आसमान के तारे नहीं चाहते, इस सरजमीन शिवाजी नगर को जन्नत बनाना नहीं चाहते। ये लोग क्या चाहते हैं? इस गंदी बो से छुटकारा, ड्रग्स से छुटकारा, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, अच्छा मदरसा, अच्छे दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के मौके और तालीम याफ्ता होने के बाद में उनको अच्छी नौकरियां। यही काम करो। मंजलिस हुकूमत से लड़ती है जरूर। अरे ये है ना, ये पूरे, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस में समाजवादी सब हैं,
एमएलएज भी हैं। अरे आज तेलंगाना असेंबली में मजलिस के 7 एमएलएज हैं। हमारा बजट क्या है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का 3003 करोड़। मैं जब पहले एमएलए बना, जब 5 करोड़ था, 6 करोड़ था, जब फ्लोर लीडर बना आंध्र प्रदेश असेंबली में, जब तेलंगाना नहीं बना था, आंध्रा टूटा नहीं था, एक था। तो जब 26 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट आया, कितना? 26 करोड़ 2004 में, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो 26 करोड़ मुसलमानों के लिए लाने में मैं कामयाब हुआ, माइनॉरिटीज के लिए मैं बहुत खुश हुआ। आपको मालूम, और उसके बाद लड़ता रहा। मैं कहना चाहता हूं हमारे उम्मीदवार को, हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी 2004 में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और प्रोफेशनल कोर्स की 50, 100, 200। मैं असेंबली में ठहर कर लड़ने के बाद में सैचुरेशन तक, सैचुरेशन मतलब जितने भी दरखास्तें आएंगी उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्रोफेशनल स्कॉलरशिप भी। जितनी एससी को, एसटी को, बीसी को, उतनी ही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को हमारे रियासत में। और आज मालूम आपको, आज आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना बन गया, मगर जो हमारी लड़ाई थी ना, हमारा डर, हमारा खौफ इतना है कि आंध्रा में मालूम है कि अगर अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो मजलिस है, अकबर ओवैसी है, ये लोग आ जाएंगे और गड़बड़ करेंगे। इसलिए आपको सुनकर हैरत होगी कि आंध्रा में माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम? 3 दिन पहले वहां का बजट सेशन हुआ। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज का बजट 4004 करोड़, तेलंगाना में 3003 करोड़, दोनों को मिला लो तो 7000 करोड़। और महाराष्ट्र में 1 करोड़ 44 लाख मुसलमान हैं और यहां का बजट 900 चिल्लर ऐलान हुआ, 300 चिल्लर जारी हुए। तो हमारे 70 वर्ष के एमएलए साहब क्या कर रहे थे भाई? इतना तजुर्बा है ना। हमारे पास बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली मालूम? 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। डॉक्टर बनना है, नीट निकाल लो, काउंसलिंग में चले जाओ, अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाओ, हुकूमत फीस भेजती है, 5 बरस तक डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। इंजीनियर बनना है तो वही, एमबीए बनना है तो वही, एमसीए बनना है तो वही, सबके लिए है। क्या यहां है? हमारे पास और एक है मालूम आपको? अगर आप बीकॉम कर लिए, अब आप बीई कर लिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन डालिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, अलॉटमेंट का लेटर आ गया, आप वहां का आइल्स और सैट का एग्जाम क्लियर कर लो, अलॉटमेंट लेटर ले लो और आपका 70%, 80% है तो हर साल 200 मुसलमान बच्चों को हमारी तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, हॉस्टल का फीस, जाओ अमेरिका में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो। 3000 बच्चे
अब तक चले गए, क्या यहां पर ऐसा है? कुछ है? तो आज अगर यह तीख आ जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी आगोश में रखकर इसको तरबियत देगा और इसको सिखाएगा कि कैसे अपने हक को हासिल कर सकते हैं। यही है, यही हम चाहते हैं। मेरे भाई, समझो इन बातों को। जबानी जमा खर्च, अभी जैसे मैं माफी चाहता हूं, हमारे भाई जो मुझसे पहले मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, माफ करना मेरे भाई, मैंने आपको कुछ अशार पढ़ने से रोका। क्यों रोका? मैं बोलूं? गोवंडी की आवाम 15 बरस से दो चीजों से बेजार हो गई है, एक मुशायरों से और दूसरा खस्मों से। सही है ना? बात करे कि अशार 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 अशार, उसके बाद कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, कसम है खुदा की। इसलिए भाई, मजलिस को मुशायरा करना नहीं आता, झूठे खस्मे खाना नहीं आता, हम सिर्फ काम करेंगे और दियानतदारी के साथ आपके दरमियान में रहेंगे। इसलिए मैंने नहीं बोला, माफ करना भाई, कुछ ख्याल ना करें। अरे भाई, अपने मसाइल को देखो, खुदा के लिए समझो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं होंगे, तो फिर हमारी दास्तान भी नहीं रहेगी। याद रख लो, आज पूरे तैयारी के साथ, सरोसामानी के साथ आज आ रहे हैं लोग हमको कमजोर करने के मंसूबों को लेके, इरादों को लेकर, साजिशों को लेकर। खुदारा समझो वो लोग जो कभी नारा देते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज बताओ इनके पास न सबका साथ रहा, न सबका विश्वास रहा, न सबके विकास की इनके पास कोई प्रोग्राम है, कोई मंसूबे हैं। आज बात करते हैं तो क्या? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, हिजाब बैन, अज़ां बैन, नमाज बैन, यूसीसी, वक्फ एक्ट। अरे भाई, याद रखो, कोई हमारा नहीं है। अरे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कानून लाए थे, और उन कानून की वजह से सबसे ज्यादा महरूम होने वाले कोई और नहीं, मुसलमान थे। कौन सा कानून? जागीर एबॉलिशन एक्ट, इनाम एबॉलिशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट। इनाम, जागीर एबॉलिशन, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट, अर्बन सीलिंग एक्ट। ये एक्ट क्यों लाया गया था? कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ले लो और गरीब को तकसीम करो। सबसे ज्यादा आपको सुन के हैरत होगी कि हैदराबाद में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11.5 लाख एकड़ मुसलमानों की इनाम और जागीर एबॉलिशन में गई, अर्बन लैंड सीलिंग और एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग में गई थी। क्या सही नहीं है मेरी बात? सही है या नहीं? बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े इनामदार थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, जमीन चले गई और अपने जमीन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया और आज तबाह बर्बाद हुए। बची कुची जमीन वक्फ की थी,
वक्फ की थी, तो अब वक्फ की जमीन को हड़पने का काम शुरू हो गया। वक्फ बाय यूजर मतलब ये नमाज हो रही है तो मुस्लिम वक्फ, पूजा हो रही है तो हिंदू एंडोमेंट, ये वक्फ बाय यूजर है। तो वक्फ बाय यूजर को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कागजात लाओ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाओ। कई मसाजिदों में, कई दरगाहों में, कई खानखाहों में कागज नहीं है मगर बरसा बरस से है, तो क्या वो सब छीन लेंगे? मगर इनका मंसूबा है छीनना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत का खात्मा। अरे मेरे भाई, आप गौर करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जरूरत है, यूनिफॉर्म जस्टिस की जरूरत है, यूनिफॉर्म इंसाफ की जरूरत है। सही है या नहीं? एंडोमेंट के लिए अलग कानून, वक्फ के लिए अलग कानून, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रही मेरे भाई बताओ? फिर ट्राइबल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो नहीं आएंगे। आप गौर करो क्या है, आज हजारों बच्चे, मुस्लिम बच्चे जेलों में कैद हैं, सजा भुगत रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खुदारा समझो, अरे मंजलिस पे इल्जाम लगाते हो, सीए एनआरसी हुआ तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? यूएपीए का हुआ पार्लियामेंट में तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? मंजलिस ने आवाज उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई तो किसने आवाज उठाई? मंजलिस ने उठाई। अब आज वक्फ का कानून आ रहा है तो कौन आवाज उठा रहा है? चलो ये छोड़ दो, बुलडोजर की सियासत और बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की ये जो पहल की, कोशिश की, बुलडोजरों को ले जाकर मध्य प्रदेश में घर गिरा दिए, बुलडोजर्स को ले जाकर दिल्ली में मस्जिद को शहीद कर दिए, बुलडोजर को ले जाकर यूपी के कई शहरों में, गांवों में मदरसों को और घरों को गिरा दिए। उस पे आवाज कौन उठाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाए और क्या बोले कि अगर कोई मुजरिम है, गुनहगार है, खताकार है तो उसको सजा देने का हक हुकूमत को नहीं है, सजा देने का हक अदालत को है, जज को है, कानून को है। सही है ना? वो चीफ मिनिस्टर है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो हुक्मरान है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। मैं एमएलए हूं तो कानून अपने हाथ में ले लूं? नहीं, नहीं ले सकते। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 3 दिन पहले कि हुकूमतों को, लीडरों को और दूसरों को कोई हक नहीं है बुलडोजर ले जाकर घर गिराने का। अगर गिराना है तो नोटिस दो, जवाब दो, वीडियोग्राफी करो, मुकदमे को अदालत में लाओ और अदालत का काम कोई और नहीं करेगा, अदालत करेगी। वही बात जो मजलिस ने कही वो अदालत ने कहा। तो क्या यह सही नहीं है? अरे आप गौर करो मेरे भाई, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं नौजवानों के जज्बे की कदर करता हूं, आपके जुनून की कदर करता हूं, आपकी चाहत की कदर करता हूं, आपकी मांग की भी कदर करता हूं, लेकिन याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए निकला है। मैं तुम्हारा खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन दूसरों का हथियार बनने तैयार नहीं हूं।
मैं अपनी मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने निकला हूं। मेरी दुश्मन कौम को मुत्तहिद करने के लिए नहीं निकला। समझो मेरी बात को। जज्बाती तकरीर करना और जज्बाती बातें करना, अल्फाज में बहा देना, ये बहुत छोटा काम है। मैं तो माहिर हूं और दुनिया जानती है, अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अकबर ओवैसी पे 3 गोलियां 70 मरतबा चाकू तलवार कुड़ाड़ियों से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या ये आवाज में, इस गर्ज में कोई कमी है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 मरतबा 40 दिन तक जेल में रहा, लेकिन टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। सोने को बिस्तर नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। खाना नहीं दिए। अरे जब जेल में गया तो जेलर ने कहा, अकबर साहब हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम परफेक्ट एंड फाइन। और उसके बाद जब जेल में गया तो एक चादर, एक तकिया दे दिए। रात भर जगाए थे, नींद आ रही थी, बिछाया जमीन पे, तकिया लिया, सो गया, मस्त सो गया। शाम तक सोता रहा। जेलर पूरे आ गए, आके ठहर के बोले, आर यू ओके? आप अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ अच्छा हूं। ओवैसी साहब, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आप जेल में हैं और इतनी इत्मीनान से सो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कांटों पे सुलाओ, सो जाऊंगा। तुम बिस्तर पे सुलाओ, सो जाऊंगा। लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। आज हम अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बयान करते हैं, अपने कर्ब को बयान करते हैं, अपने दर्द को आपके जरिए हम इख्तिदार पे बैठे वालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नाइंसाफी को बयान कर रहे हैं। हम इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं और जमहूरियत को मजबूत करेंगे, दायरे दस्तूर में रहकर काम करेंगे। इसलिए कि ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, ये मुल्क पारसी का भी है, ये मुल्क दलित का भी है, ये मुल्क बैकवर्ड क्लास का भी है, ये मुल्क उसका भी है जो भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। मैं अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बांट रहा हूं, तो उसके साथ साथ इस मन से अपील करता हूं हिंदुओं को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को, मराठों को, क्षत्रिया को, राजपूतों को, सबको अपील करता हूं इन मुसलमानों के साथ कि आप खुदा के लिए नफरतों की बात करने वालों के बातों में ना आओ। इस मुल्क को कमजोर होने न दो। हम सब एक हैं और जब तक हम एक हैं तो हम ताकतवर हैं। और कोई माने या ना माने, मगर मेरी नजरें, मेरी आंखें देख रही हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी मिलकर इस मुल्क को बहुत जल्द सुपर पावर बनाएगा। अमेरिका से ज्यादा ताकतवर, चाइना से ज्यादा ताकतवर बनाएगा।
देखो देखने वालों देख लो, देखो देखने वालों देख लो, सुनने वालों सुन लो कि मुसलमान इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। मुसलमान अपने हिंदुस्तानी हिंदू से कितनी मोहब्बत करता है, ईसाई से कितनी मोहब्बत करता है, सिख से कितनी मोहब्बत करता है। कि हिंदुस्तान के सुपर पावर की मैंने बात की तो ये लोग नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम और गुजरात के कल के चाय वाले इस मुल्क को बांटो नहीं, इस मुल्क को कमजोर न करो, इस मुल्क के लोगों को एक आंख से देखो, मजहब के चश्मे पहन कर न देखो, इनके दुख को देखो, इनकी तकलीफ को देखो। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। प्राइम मिनिस्टर इस पे बात करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का, इस पे बात करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बड़ा मसला है किसानों की खुदकशी, इस पे बात करो। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अगर कोई मसला है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उठाने का, डॉलर जो बढ़ रहा है इसको काबू में लाने का, रुपये की गिरती हुई कदर को उठाने का है। क्या गलत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका मसला पानी का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, गोवंडी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मसला ये गंदी बदबू है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गोवंडी के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बदबू है, ड्रग्स है, पीने का पानी है, कचरा है। इस पे बात करो। खुदारा समझो, ये लोग मुल्क को तरक्की नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को बांट रहे हैं और हम इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी तकरीर में कोई नफरत की बात थी? कोई भड़काऊ की बात थी? मगर फिर भी चलाते। अकबर ओवैसी ऐसा बोले, अकबर ओवैसी वैसा बोले, अकबर ओवैसी घड़ी देखे, अकबर ओवैसी बालियों करे, अकबर ओवैसी पसीना ऐसा पोंछे, अकबर ओवैसी ऐसा करे। अरे ऐसा हो गया कि बोलने को कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ओवैसी 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 ओवैसी। बहरहाल वक्त नाजुक है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। याद रख लो, अगर अब गलती करेंगे तो 15 साल जो बर्दाश्त करें ना, और 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना 70 वाले को, ना 70 के करीब वाले को, आपका वोट सिर्फ पतंग 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 को रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 20 तारीख को पतंग रहेगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।